हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो कि आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछे गए और रिपीट भी हुए हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो आइए चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उबला हुआ टैपियोका कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा केरल के लोग। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था वान हेले संबंधित हैं। ये दोस्तों मिक्स क्वेश्चन है सारे, कहीं आपको हिंदी का भी मिल जाएगा देखने को, मैथ का भी मिल जाएगा। सबके क्वेश्चंस को यहाँ पे मिक्सअप करके रखा गया है। ठीक है। वान हेले संबंधित हैं, तो वान हेले जैमितीय चिंतन से संबंधित हैं। उसके बाद मच्छरों के ऐसे फैलने वाली बीमारी, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, और भी आप लोग पढ़ लीजिएगा जो कि आपसे पूछा जाता है। ठीक है। जैसे पूछ देगा कि डेंगू कैसे फैलता है, तो मच्छरों के काटने से चिकनगुनिया, मच्छरों के काटने से, ऐसे आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद चिंतन में शामिल है। चिंतन में क्या शामिल है दोस्तों? संकल्पना शामिल है, भाषा और कल्पना, ये तीनों आपके शामिल हैं। उसके बाद लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लौह तत्व किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं। क्लियर? आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मनुष्य के समान आंख वाला मतलब कौन सा वो होता है, पक्षी होता है या फिर कौन होता है? तो इसमें उल्लू ऑप्शन में था, तो उल्लू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और उल्लू ही ऐसा एक पक्षी है जो अपनी गर्दन को सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन उल्लू से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पक्षी अपने गर्दन को सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकता है, तो उल्लू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताइए महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा, ये 12 मार्च 1930 को साबरमती के आश्रम से शुरू किया गया था। क्लियर? उसके बाद आपको गुजरात के निकटवर्ती राज्य पूछे गए थे, तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है, ये सब आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य में की मुख्य फसल अंग्रेजी नहीं, कुछ किस राज्य की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, ये भाषा हो जाएगा। किस राज्य की मुख्य भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की है। ठीक है। उसके बाद टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो कसावा। ठीक है। आयरन को की कमी को दूर करने के लिए तो हो ही गया। और ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रचनात्मक आकलन का संबंध किससे है? तो खुले अंत वाले प्रश्नों से है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो महानदी, कावेरी, दामोदर आदि आदि नदियाँ हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसकी फोल्डिंग से क्या आपका तात्पर्य है? तो बच्चों को सहयोग प्रदान करना। डिसलेक्सिया किस के लिए है? तो डिसलेक्सिया से रोज़ क्वेश्चन लगभग पूछा जा रहा है। तो ये पठन का एक विकार है। ठीक है। उसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार पूछा गया कि किस दिन मनाया जाता है? तो पूर्णिमा के दिन। उसके बाद पर्वत का पर्यायवाची पूछा गया, तो पहाड़, गिरी, नग, ये सब आपके पर्वत के पहाड़ पर्यायवाची हो जाएंगे। उसके बाद प्रभावी शिक्षण में महत्वपूर्ण है, प्रभावी शिक्षण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो छात्र से संवाद करना। ठीक है। कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? तो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। हवा में शिकार हवा और शिकार में अंतर कर लेता है, कौन कर लेता है? तो ऐसे था कि निम्न में से कौन हवा और शिकार में अंतर कर लेता है? तो बाघ कर लेता है। एनसीएफ 2005 गठित शिक्षण का उद्देश्य है, तो ये तार्किक है। ठीक है, तार्किक शिक्षण के उद्देश्य से है। ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, आपके 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए बीज पत्र से। तो बीज पत्र इसका अर्थ है बीज का पत्ता होता है। ठीक है। बीज पत्र का अर्थ जो है बीज का पत्ता होता है। ये पौधों के बीच एक महत्वपूर्ण भाग होता है, और यही जो आपका बीज पत्र है वो विकसित होकर पौधे के पत्ते का रूप धारण कर लेता है। क्लियर? यही आपका आगे होकर के बड़ा होकर के और पौधे के पत्ते का रूप धारण कर लेता है। क्लियर है? चलिए, तो आप बीज पत्र के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आपके जीवाश्म ईंधन के बारे में पूछा गया। ठीक है। तो लिखा हुआ है कि कई वर्ष पहले बने प्राकृतिक ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल आदि को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में जो है फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि क्या होता है कि जो ज़मीन के अंदर जो दब गए, जो डेड और डीके मटेरियल है, उनके सड़ने या फिर गलने से जो तेल या फिर जो कहा जाए कि जो भी फ्यूल उत्पन्न होता है, उसी को हम फॉसिल फ्यूल के नाम से या फिर जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। इसको बेसिकली क्रूड ऑयल भी आप जिसको आप कह सकते हैं, बेसिकली वो सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन है, जिसको कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके
ठीक है, या फिर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को शायद आसवन विधि कहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। हिंदी में एक बार देख लीजिएगा क्या कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इंग्लिश में होता है, जिसके से क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस से क्या करते हैं हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स, उसके बाद टर्पन ऑयल यानी कि तारपीन का तेल, हम उससे जो है क्रूड ऑयल से हम उत्पन्न करते हैं। क्लियर। तो जीवाश्म ईंधन ये होता है, ठीक है। इसका उपयोग प्रायः वाहन चलाने के लिए होता है। तो पेट्रोल, डीजल सबका जो है वाहन चलाने के लिए होता है, आप सभी इसको जानते ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया सुनीता विलियम्स से, अक्सर पूछा जा रहा है। तो ये भारतीय मूल की अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री हैं। मतलब इनका जो कहा जाए कि मूल है वो कहाँ पे है, भारत में है, लेकिन ये बेसिकली अमेरिका में पली बड़ी हैं। और 19 सितंबर 1965 को इनका जन्म हुआ था। क्लियर। 1965 में इनका जन्म हुआ था, 19 सितंबर को। और एक बात और ध्यान रखिएगा इनके बारे में कि 195 दिनों से ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम से है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था घटपर्णी के पौधे से। तो घटपर्णी के पौधे ये निपेंथिस कुल कीटभक्षी पौधा होता है, या फिर इसी को हम घटपर्णी भी और निपेंथिस भी कहते हैं, ठीक है। तो कहा जाए कि ये निपेंथिस कुल का होता है। बेसिकली निपेंथिस इसको कहते नहीं है, घटपर्णी के पौधे को निपेंथिस कुल का होता है, ठीक है। और ये जो है कीटभक्षी होता है, यानी कि कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाता है, ठीक। यह पौधा दलदली व नम्र स्थानों पर उगते हैं। और साथ ही साथ इसका बात किया जाए, ये भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो घटपर्णी पौधे भारत में असम क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। असम के साइड ये ज़्यादा पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। सौरमंडल के ग्रहों से क्वेश्चन पूछा गया। तो सौरमंडल में आप सभी जानते हैं, इसके लिए एक ट्रिक होता है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन एज 9 प्लानट, ठीक है, या फिर जस्ट शोन एज 9 तक ही याद रखिए, क्योंकि पी वाला आखिरी का जो प्लूटो है वो खत्म हो गया है, ठीक है। माई वेरी एजुकेटेड मदर, ठीक है, जस्ट सोन अस 9 प्लानट याद रखिएगा। तो एम से हो जाएगा मरकरी, वेरी के वी से हो गया वीनस, ठीक है, एजुकेटेड के ई से हो गया अर्थ, ठीक है, एजुकेटेड हो गया ना, माई वेरी एजुकेटेड, फिर मदर के एम से हो गया मार्स, जस्ट के जुपिटर, जस्ट के जे से सोन से हो गया आपका सोन SHOWN, और सोन से ही आपका एस से हो जाएगा सैटर्न, ठीक है। तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सोन यानी कि मरकरी, वीनस, उसके अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, उसके बाद 9 से हो जाएगा नेपच्यून, और आखिरी में प्लूटो था, जिसको कि 2006 में समाप्त कर दिया गया था। अब इसमें आपको पूछेगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा के दोस्तों दो कारण है, या तो सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कह सकते हैं, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी इसके कारक होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि SO2 या फिर SO3 या फिर मतलब ऐसे जो है सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ट्राइऑक्साइड, बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में क्या होता है ऊपर जाते हैं, मतलब ऊपर का मतलब गैस बन करके वायुमंडल में जा करके रुके रहते हैं। अब जैसे बारिश होता है, या फिर ये कहा जाए कि बारिश ना भी हो तो आपके रेन उसके साथ, ये जो आपका इस समय कोहरे का दिन है, कोहरे के साथ ही साथ कभी कभार डस्ट मिस्ट, इन सबों के साथ भी ये सब मिल करके और नीचे की तरफ ये कंडेंस होकर के गिरते हैं। और जब नीचे की तरफ ये गिरते हैं तो इसी को जो है अम्ल वर्षा कहा जाता है, ठीक है। अब इनका जो pH मान होता है दोस्तों, वो लगभग आप मान के चलिएगा कि 5.6 से लेकर के और लगभग आपके कभी कभार इसका जो pH मान होता है वो 4 या फिर 3 तक भी हो जाता है। एग्जैक्ट फिगर आप देख लीजिएगा, शायद 4.5 तक इसका मान या फिर 3.5 तक भी इसका मान चला जाता है। तो आप जानते हैं कि जो pH स्केल होता है, ठीक है, जो pH स्केल होता है इसमें जो बीच का होता है यानी कि 7, जिसको बीच का कहते हैं, ठीक है, इसमें 1 से लेकर के या फिर 0 से लेकर के 14 तक के मान होते हैं। और 0 से 7 के बीच में अगर किसी का मान रहेगा pH, तो ये जो है आपका क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। और 7 से 14 तक क्षारीय होता है, ठीक है। और 7 पे अगर बात किया जाए तो 7 पे न्यूट्रल होता है, जो कि प्योर वाटर को कहते हैं, ठीक है, एकदम शुद्ध जल रहेगा। उसका pH मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक। तो अभी मैंने कहा कि इनका जो pH मान होता है अम्लीय वर्षा का, वो 5.6 से लेकर के और लगभग कितना होता है दोस्तों, 3.5 के बीच में होता है। तो इतना भी हो सकता है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि भाई 7 से कम है और 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये अम्लीय वर्षा, अम्ल मतलब इसमें जो pH होता है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण, और ये जो है अम्लीय वर्षा कहा जाता है इन्हें। क्लियर।
अब इसके कारक क्या क्या होते हैं, तो सल्फर SO2 भी होता है और NO2 मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी अगर ऑप्शन में हो तो भी आपका सही होगा। होता क्या है कि ये सब ऊपर जाते हैं और पानी के साथ मिल करके या तो आपके सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं या फिर HNO3 का, या फिर नाइट्रिक एसिड जिसको आप कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, ये 4 बेसिकली इसके कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो इतना ही आपसे अम्लीय वर्षा से पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म गतिकी कौशल से क्या रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, तो ये लिखने से रिलेटेड है, याद रखिएगा। विटामिन B1 की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, बेरी है। ये सब आपको सभी को पता होगा कि विटामिन A से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन B से बेरी होता है, C की कमी से स्कर्वी होता है और D की कमी से रिकेट्स होता है। हालांकि उसमें और भी कई सारे हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा हुआ था कि जूट के पौधे का किस भाग से, मतलब जूट जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो तने से प्राप्त होता है। कोहलबर्ग, ओहो एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों। हाँ, तो कोहलबर्ग किससे संबंधित है, तो नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। गार्डनर जो है बहुबुद्धिति सिद्धांत या फिर बहुबुद्धि के सिद्धांत के संबंधित हैं। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए उसके बाद ये सब तो आपका हो गया। परजीवी पौधों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो परजीवी पौधे ऐसे पौधे हैं जो अपना भोजन या फिर अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और भोजन के लिए ये किसी दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं या फिर दूसरे पौधों से ये भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हीं को हम परजीवी पौधे कहते हैं। ठीक है, इन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। देखिए भोजन नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता जिसके कारण ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे अमरबेल है, अमरबेल का पौधा एक परजीवी पौधा है। क्लियर, अमरबेल एक परजीवी पौधा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, तो दूसरे समान बच्चों के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। याद रखिएगा, महानगरों में जल वृद्धि का कारण क्या है, तो ध्रुवीय प्रदेशों, महासागरों में, सॉरी महानगरों में नहीं, महासागरों में जल वृद्धि का कारण क्या है, तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना। अब इसमें भी दोस्तों क्या होता है कि देखिए जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन का बेसिकली 3 घटक होता है। कभी मैं आपको अगर बताऊंगा तो आपको NCERT के जो बुक में लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो एक होता है अम्लीय वर्षा हो जाता है, दूसरा हो जाता है कि बेसिकली आपका ग्लोबल वार्मिंग में होता है और ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, और भी मतलब कई सारे हैं बट बेसिकली आपको 3 पढ़ना होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग या फिर ये कहा जाए कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका होता है जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है, वो क्या होता है, हरित गैस प्रभाव जिसको आप शायद कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो गैसेस हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं, वो ऊपर जा कर के एक लेयर बना देती हैं। ठीक है, ऊपर जा कर के, पृथ्वी के ऊपर जा कर के एक लेयर बना देती हैं, जिसके कारण से होता क्या है दोस्तों कि जो जितनी ऊर्जा, मतलब सूर्य की जितनी हीट एनर्जी या फिर ऊर्जा जो है अंदर तो आ जाती है क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा रहता है, लेकिन एक नियम है कि हमेशा ये जो है अंदर अगर आ रही है तो बाहर भी इसको जाना चाहिए। अब क्या होता है कि जब बाहर जाने का होता है तो ये थोड़ी सी कमी इसमें, मतलब इनकी एनर्जी में थोड़ी सी कमी आ जाती है, यानी कि थोड़ी सी सुस्त पड़ जाती हैं। तो बाहर निकलने में क्या होता है कि उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये इन गैसों के जो परत बन जाता है उसको पार कर पाए, क्योंकि गैस का परत एक रजाई या फिर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। जैसे कि ठंडी के दिनों में हम रजाई ओढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा हीट एनर्जी बाहर नहीं जाता है, बॉडी की जो गर्मी होती है वो बाहर नहीं जाती है। उसी प्रकार से ये गैसों को ये पार नहीं कर पाती हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि जो हीट एनर्जी है या फिर जो आप कह सकते हैं कि तापीय ऊर्जा है, वो इसी पृथ्वी के वायुमंडल में ही बनी रह जाती है और धीरे धीरे पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है, जो कि तापमान है, वो हमेशा जो है बढ़ते दिखता है या फिर बढ़ रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। क्लियर है, तो ये जो है दोस्तों, ये जो घटना है यही जो है आपकी ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। और यही आपका जो ऊपर का ये जो ब्लैंकेट है, इसी को हम ये आपको क्या कहते हैं, आप इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को आप ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है आर्कटिक प्रदेशों में है, या फिर ये कहा जाए जहाँ पे बर्फीले इलाके हैं। ठीक है, पोलर प्रदेशों में ज़्यादा है। ठीक है, और वहाँ पे ये बर्फ़ को गलाता है, और बर्फ़ के गलने से क्या है कि जहाँ पे जो है बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान हैं वो गलते हैं, और गलने से क्या है कि महासागरों का जो वो लेयर है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है।
क्लियर। तो ये आपका इस पे कुछ क्वेश्चन या फिर जो था उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पुनर्बलन का सिद्धांत किससे रिलेटेड है। तो हाल हल ने दिया कि इसे प्रबलन तो यहाँ पे लिखा हुआ है हल में दिया इसे प्रबलन का सिद्धांत या फिर हल का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत। डिसलेक्सिया पठन विकार है हो गया, डिस्ग्राफिया लेखन विकार है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि डिसलेक्सिया पठन विकार है, डिस्ग्राफिया लेखन विकार है। और अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन कि डिसकैलकुलेशिया किससे संबंधित है, तो डिसकैलकुलेशिया आप कह सकते हैं कि गणना संबंधित विकार है, इसमें गणना नहीं कर पाता है। ठीक है, तो डिसकैलकुलेशिया कैलकुलेशन से रिलेटेड या फिर गणना से रिलेटेड, डिस्ग्राफिया लेखन से रिलेटेड और डिसलेक्सिया पठन से रिलेटेड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सत्य का विलोम पूछा हुआ था, तो अथस असत्य भी हो सकता है या फिर मिथ्या भी हो सकता है। खच्चर का पर्यायवाची तो गधा, अश्रुतर और प्रखर या फिर बेसर, ये सब आपके इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसके फोल्डिंग या फिर इससे क्या संबंध है। तो शिक्षक द्वारा बालक को सहयोग प्रदान करना इसका फोल्डिंग कहलाता है। क्लियर। सत्य का विलोम हो ही गया। ठीक है। डॉल्फिन से क्वेश्चन पूछा गया। डॉल्फिन में मुख्यतः मतलब भारत में जो डॉल्फिन्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, गंगा नदी में पाई जाती हैं। केंद्र सरकार ने 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। क्लियर। चलिए उसके बाद दोस्तों देखा जाए कि मधुमक्खी मस्ताकोद्मुखी सिद्धांत, मधुमक्खी से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और कादोमुखी सिद्धांत से देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें है कि सिर से पैर का विकास का सिद्धांत कहा जाता है इसको। और पहले बालक के मस्तिष्क का विकास होता है, फिर भुजाओं का, फिर अन्य इंद्रियों का विकास होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो क्लियर है। तो आपका मस्त कादोमुखी सिद्धांत आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि गंगा का पर्यायवाची पूछा हुआ था, तो इसके तो बहुत ज़्यादा पर्यायवाची हैं, आप सभी जानते होंगे। ठीक है। आपका विष्णुप्रिया, विष्णुपदा, ऐसे ऐसे करके कई सारे होते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए ठंडा रेगिस्तान पूछा गया, तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। इसे चट्टानी धरती और अनेक दर्दों वाली भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पोंगल नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया, तो पोंगल नृत्य कहाँ का है दोस्तों, तमिलनाडु में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। फसल की कटाई का उत्सव मनाने के लिए ये मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 14 से 15 फरवरी को ये मनाया जाता है। पोंगल नृत्य मतलब जो खिचड़ी का समय होता है या फिर मकर संक्रांति जिसको आप कहते हैं। ठीक है, उस समय पोंगल नृत्य मनाया जाता है। क्लियर। उसके बाद ठंडा रेगिस्तान आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसकी स्थापना 14 नवंबर 1964 को हुई थी, याद रखिएगा 14 नवंबर 1964 को हुई थी। निष्पादन से आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अनाज से भूसे को अलग करना, ठीक है, की प्रक्रिया क्या कही जाती है। तो ये निष्पादन कही जाती है या फिर फटकना भी इसको आप कहते हैं। ठीक है, जैसे सूप में फटका उटका जाता है तो उसको आप कह सकते हैं। क्लियर। चलिए नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग हो गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना उत्तराखंड राज्य में 1936 में की गई थी। स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। बाद में ब्रिटिश दिग्गज शिकारी जो कि बाद में मतलब प्रकृतिधारी बन गया था, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था, क्या, जिम कॉर्बेट। क्लियर। चलिए उसके बाद रेड डाटा बुक से क्वेश्चन पूछा गया था। रेड डाटा बुक में प्रायः विलुप्त जानवरों से संबंधित है। इसमें विलुप्त जानवरों की सूची बनाई जाती है और 1 जनवरी 1972 को पहली रेड डाटा बुक प्रकाशित हुई थी। ठीक है। पाम के तेल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ताड़ के पेड़ के बीजों से निकाला जाता है पाम का तेल और इसका इस्तेमाल खाद्य तेल की तरह किया जाता है। क्लियर। उसके बाद निपेंथेस पौधे से क्वेश्चन पूछा गया। तो मेघालय में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यह पौधा मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में पाया जाता है, ये समझ लीजिएगा। और यह पौधा कीड़ों का शिकार करता है, ये भी जान लीजिएगा। ADHD का फुल फॉर्म पूछा गया। तो अटेंशन डिफ्लेक्शन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ADHD यानी कि अटेंशन डिफ्लेक्शन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये आप सभी जानते ही होंगे। चलिए उसके बाद दोस्तों कुछ सिद्धांतों से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो पियाजे का सिद्धांत अक्सर पूछा जा रहा है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये। उसके बाद वाइगॉस्टी का सिद्धांत आपसे पूछा गया जाता है बार बार। ठीक है, तो वाइगॉस्टिकी का सिद्धांत जो है आपके सामाजिक संस्कृति सिद्धांत है। ठीक है, भाषा अर्जन चॉम्स्की।
उसके बाद चेराव नृत्य कहाँ का है, तो मिजोरम का है, याद रखिएगा। मच्छरों के काटने से फैलने वाला रोग तो हो ही गया, आपका डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि। अप्पू धाबी की करेंसी क्या है, दिरहम है। ठीक है, विटामिन ए से रतौंधी होता है, रेटिनॉल इसको कहते हैं। तो इसका भी आपको ट्रिक याद होगा कि रथ एक टॉफ़ी जिसको कहते हैं। ठीक है, र से रथ एक टॉफ़ी याद रखिएगा, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, एक टॉफ़ी ऐसे आपका आपको पता होगा रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, चलिए। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, उसके बाद क से आपका मतलब आपका ABCD आपका याद होगा। ठीक है, याद देख लीजिएगा उसको, रथ एक टॉफ़ी बेसिकली। चलिए बता ही देते हैं आपको। तो इसको आप दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रथ एक टॉफ़ी से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये A का हो जाता है, ये B का हो जाता है, ये C का हो जाता है, D का हो जाता है, ऐसे हो जाता है। चलिए मैं बता देता हूँ, देखिए। र से हो जाता है रेटिनॉल, आप सभी को पता होगा, र से हो जाता है रेटिनॉल। उसके बाद थ से हो जाता है, थ से विटामिन B का क्या होता है दोस्तों, थायमिन होता है। उसके बाद विटामिन B1 B2 ये नहीं है, C का है। ठीक है, C का हो जाता है A से एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। फिर D का हो जाता है क से क्या हो जाता है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, डी का हो जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का हो जाता है टोकोफेरॉल, ट से हो जाता है टोकोफेरॉल। ठीक है, ये विटामिन ई का हो जाता है। तो ABCDE भी हो गया। और विटामिन के का हो जाता है फी से हो जाता है क्या, फिलो क्विनोन। ठीक है, फिलो क्विनोन हो जाता है। क्लियर। चलिए, तो रथ एक टॉफ़ी आपको याद हो गया होगा। क्लियर। चलिए, ये आपको याद रखने की इसकी ट्रिक थी। चलिए, उसके बाद पियाजे हो गया, आपका चेराव नृत्य हो गया। ठीक है, इसको मैंने आपको बता दिया। चिपको आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया था। और उससे पहले एक क्वेश्चन था कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और इसका नाम कैसे कैसे परिवर्तित होता है उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, नाम से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ इसका नाम सांगपो किसका नाम है, या फिर ऐसा कुछ अलग अलग क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका नाम परिवर्तन आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन जो है चिपको आंदोलन से पूछे गए। चिपको आंदोलन से आपसे क्वेश्चन क्या आया हुआ था, तो एक बार देख लेते हैं। फिर से ये नीचे चला गया, बार बार ये नीचे हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रहा है। क्लियर, रुक जाइए, मैं इसको देख लेता हूँ कहाँ गया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया आपके कहाँ चला गया, हाँ। तो चिपको आंदोलन से क्वेश्चन आपका पूछा यह गया कि बताइए कि इसकी शुरुआत कब हुई या फिर कौन कौन थे। तो इसको मैंने लिख लिया है। तो देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में वृक्षों के कटाव के विरोध में हुई। ठीक है, ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में शुरू हुई थी। क्लियर। अब इससे जुड़े कुछ लोग हैं, उनका नाम भी आपको देख लेना होगा। क्लियर। चलिए, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस पक्षी की चोंच के बीच मुंडी या फिर चोंच के बीच मुड़ी होती है। ठीक है, किस पक्षी की चोंच बीच से मुड़ी होती है, तो ये हो जाती है राजहंस, या फिर इसी को फ्लेमिंगो भी कहते हैं। क्लियर। दिल्ली में विलुप्त होने वाला पक्षी कौन सी है, तो गौरैया है। ठीक है, कौन सी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है ये। क्लियर। उसके बाद ये आपका मैथ का क्वेश्चन, ये मैंने करा दिया होगा आपसे। ठीक है, चलिए, ये सब मैथ के क्वेश्चंस हैं कुछ यहाँ पे, तो ये सब मैंने आपको करा दिया है। क्लियर, तो ये सब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। चलिए, उसका पर्यावरण के थीम से कुछ क्वेश्चन पूछा गया। भोजन, पानी, आवास, परिवार एवं मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, या फिर यात्रा, ये सभी इसके पर्यावरण के थीम में आ जाएंगे। क्लियर। चलिए, इसके बाद जीन प्याजे से आपका हो गया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन जो है दोस्तों कुछ बच्चों के विकास से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट पूछा गया वो ये पूछा गया कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो इसका भी एक ट्रिक होता है, मित्र पर गमछाजार। ठीक है, मित्र से हो जाएगा, म से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा। पर प से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गमछा, ठीक है, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से हो गया आपका झारखंड। ठीक है, तो 8 राज्य होते हैं मित्र पर गमछा झार, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, कर्क रेखा ये जो है गुजरती है। वैन हेले का सिद्धांत ज्यामिति चिंतन से है। ठीक है, वैन हेले का सिद्धांत ज्यामिति चिंतन। क्लियर। पहले बच्चों को कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, फिर उसको अलग अलग करके मतलब अलग अलग करने को बोला जाता है। फिर उसके बाद इसको मतलब इससे मतलब पठन पाठन इससे जो है उसको बताया जाता है कि कैसे जो है आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं चीज़ों के बीच में। ठीक है, उसके बाद परियोजना विधि के जनक कौन है, तो आप देख सकते हैं किल पैट्रिक है। ठीक है, ओजोन परत
किससे रक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से है। कर्क रेखा ये हो गया, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड है बेसिकली, और भी है, ठीक है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो गया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है, ये किस में होती है? तो पौधों की हरी पत्तियों द्वारा होती है, ठीक है। परियोजना विधि के जनक तो हो ही गया, ठीक है। वल्लभ नाव का प्रयोग, वल्लभ नाव का प्रयोग केरल में बच्चों को स्कूल जाने के लिए किया जाता है या फिर कराते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक शिक्षिका कक्षा 4 में आधा पाठ पढ़ाती है और इसके बाद बच्चों को 4-4 के समूह में बांटकर खुद पढ़ने को कहती है, ठीक है। तो यह प्रभावशाली कक्षा अध्ययन का एक उदाहरण है, क्योंकि छोटे छोटे समूह के बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा सीखने में एक दूसरे की मदद करते हैं। क्लियर? ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। उसके बाद ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो 6 बिंदुओं पर। भाषा अर्जन का सिद्धांत चॉम्स्की का है, ठीक है। तमिलनाडु के निकटतम राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादि। उसके बाद असम में कैसे घर बनाए जाते हैं? तो बांस के खंभों पे घर बनाए जाते हैं, ठीक है। हाथी से क्वेश्चन पूछा गया कि हाथी झुंड की सरदार बुद्धि मादा हाथी होती है और एक दिन में लगभग 100 किलो पत्ते खा सकते हैं। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। क्लियर? चलिए, तमिलनाडु के निकटतम राज्य हो गया, असम के घर हो गया, ठीक है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो तार्किक, श्रेणीबद्ध या फिर श्रेणीबद्ध और अमूर्त आपकी होती है, ठीक है। याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि गणित की प्रकृति आपका हो गया, हाथी से भी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये पूछा गया था कि पियाजे के अनुसार सूचनाओं के पैकेट को क्या कहते हैं? तो स्कीमा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। मधुमक्खी पालन का समय तो अक्टूबर से दिसंबर है, याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। एन में कौन सा कोण है? तो न्यून कोण और रिफ्लेक्स एंगल में कन्फ्यूजन है। क्लियर? चलिए, न्यून कोण ऐसे ज़्यादा लोग कह रहे हैं, न्यून कोण हो सकता है। क्लियर? चलिए, 4 चांद लगा दिए का अर्थ क्या है? तो बहुत अधिक शोभा बढ़ा देना। संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सम, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए, ये आपका हो गया, लोकसभा में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। भारत में हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो राजभाषा है। दुर्व्यवहार शब्द में कौन सी संधि कैसी होगी? तो दू धन व्यवहार, दू धन व्यवहार ऐसा आप कह सकते हैं, विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि है। चलिए, लिखने की अक्षमता डिस्ग्राफिया बार बार हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेफेंथिस आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके पूछे गए थे, जो इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट हुए, उन क्वेश्चंस को लाने की कोशिश किया गया ताकि आगे जिनके भी एग्जाम है वो लोग देख करके और इससे थोड़ी सी आपको हेल्प मिल सके। धन्यवाद।